हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली 4.1 में टोटल 2 सवाल थे, उसके पहले के 8 पार्ट हमने किए थे। आज हम करेंगे दूसरा सवाल। दूसरे के अंदर टोटल 4 सवाल हैं, लेकिन बड़े सवाल हैं। अब बड़े किस हिसाब से कि पहले आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर समीकरण से मान निकालने पड़े। बाकी किताब वाले नहीं बोला मान निकालने का, लेकिन हम निकालेंगे। उसके पीछे का रीजन है कि राजस्थान बोर्ड में ये जो चैप्टर आता है वो 4 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, तो पूरा आएगा सॉल्यूशंस करना, एक्स के मान निकालना वगैरह। हम श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करेंगे। अगर आपने इन 4 सवालों को ध्यान से समझ लिया तो आगे आने वाली 4.2 प्रश्नावली में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सवाल, 4.3 के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब 4.3 तो पूरी इसके बेस पर ही श्रीधराचार्य सूत्र का है। अभी तक मैंने आपको लिखवा रखा है कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है, बट उसका यूज करना अभी तक नहीं बताया हमने। पहला जो वीडियो बनाया था 4.1 का, उसके अंदर हमने ये देखा है कि एक्चुअल में कोई द्विघात समीकरण होता कैसे। हमें पता, जब लास्ट में डिग्री 2 बची, उसकी घात अगर 2 बची अधिकतम, तो हमने बोला द्विघात समीकरण, वरना द्विघात समीकरण नहीं बोला था, कुछ सर्व समीकरण वगैरह लगा के। अब सवाल ने क्या बोला दूसरे ने, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सवाल तो यही कह रहा है कि जो आपको भाषा दे रखी है उस भाषा को आप केवल और केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो, बाकी छोड़ दो। लेकिन हम पूरा सॉल्यूशंस करेंगे। अब सवाल ने आगे क्या बोला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 ज्यादा है, तो आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। रही बात आयताकार चीज क्या होती है, आयत का मतलब होता है जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या हो बराबर। तो आयत में होती क्या है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। आयत में 2 खास बातें कि आयत का जो परिमाप होता है वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। कुछ बातें हैं, इसका मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी। यहां जल्दबाजी में कतई आप ये नहीं करें कि एक लंबाई को आपने x मान लिया, चौड़ाई को आपने y मान लिया। हम यहाँ द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको एक चर ही मानना पड़ेगा। आप 2 चर कभी भी नहीं मान सकते, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी आपके हाथ में नहीं है 2 चर मानना। आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे किसको x मानना चाहिए, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। धीरे धीरे आप सवाल जब करते जाएंगे, और जब जिस दिन चैप्टर एंडिंग पे होगा उस दिन आपको अपने आप ही रियलाइज हो जाएगा, हाँ इसको x मानना चाहिए, और इस x को मानने से मुझे दूसरी वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगी। सवाल ने क्या बोला, मैं कुछ ना कुछ पहले मानने वाला हूं, है ना, ध्यान देना सर। माना आयताकार भूखंड। अब मैं लंबाई को x बोलूं या चौड़ाई को x बोलूं, वो आप सोचें थोड़ा सा। आप जब इसे जो लाइन लिखी गई है ना, इस सवाल को 2-3 बार रिपीट करेंगे ना, तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा, हाँ मुझे इसको x बोलना चाहिए या मुझे इसको x नहीं बोलना चाहिए। क्या बोला गया, आप ध्यान दें थोड़ा सा। इस क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से कितनी ज्यादा है, 1। लंबाई निकालने के लिए मुझे चौड़ाई का क्या करना पड़ेगा, दुगुना करना पड़ेगा। दुगुना करके मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। तो पहले चौड़ाई आएगी, तो उसका दुगुना करोगे, तो 1 ज्यादा करोगे, तो लंबाई आएगी। अगर लंबाई को 1 मान लिया तो चौड़ाई कहां से लाओगे। इसकी जो आयताकार भूखंड की जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई को डबल करने से 1 ज्यादा है। अगर सपोज दैट इसकी चौड़ाई है 10 है, चौड़ाई कितनी है 10, तो लंबाई जो होगी ना वो 10 का दुगुना करो 20, 20 में 1 जोड़ो 21 होगी लंबाई इसकी। इस बात को ध्यान रखना। अगर कुछ भी रहे चीज आ गई, 16 आ गई सपोज चौड़ाई, तो चौड़ाई का दुगुना 32, 32 में 1 जोड़ो 33 लंबाई होगी। तो आप ये सोचें कि आपको पहले चौड़ाई मिलेगी, तो लंबाई निकालने के लिए उसको डबल करोगे, 1 जोड़ोगे, तो इसका मतलब चौड़ाई को x मानना चाहिए। आप ध्यान से देखें, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 ज्यादा है। चौड़ाई का दुगुना करना है और 1 ज्यादा जोड़ना, तब आपको लंबाई मिलेगी। लंबाई से आपको चौड़ाई नहीं मिलेगी, आपको चौड़ाई से क्या मिलेगी, लंबाई मिलने वाली। चौड़ाई से आपको क्या मिलेगी, लंबाई मिलेगी। तो चौड़ाई को मुझे x मानना चाहिए। आप लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, समझते जाएं आराम से, वो हम मानेंगे x मीटर। अब मीटर इसीलिए क्योंकि यहां मीटर दे रखा है। अतः आयताकार भूखंड की लंबाई, अब लंबाई मुझे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में जो बात बोली उसको अप्लाई करें। इस क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई कितनी x, इसका दुगुना मतलब 2 से गुणा, और कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा। 1 ज्यादा का मतलब +1, ज्यादा का मतलब प्लस, कम का मतलब माइनस। इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस का 1
और ये बन जाएगा मीटर। पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है। मैं धीरे धीरे सवाल करवाता रहूंगा आपको चारों, आज भले ही टाइम लगो, 20 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, भले ही घंटे भर से क्लास बाहर हो, लेकिन ये 4 सवाल समझना बहुत जरूरी है। अगर ये 4 सवाल समझ में नहीं आए तो राजस्थान बोर्ड वाले 4 नंबर खोदेंगे। अब यूपी बोर्ड में किसी में अगर सवाल बड़ा आ रहा है तो फिर आप ध्यान रखें, ठीक है। ध्यान रखें आपने क्यों माना एक्स। पहले पता लगा कि वो बोला कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 ज्यादा है, तो चौड़ाई आएगी पहले, तो लंबाई का दुगुना करोगे, तो आपने बोला चौड़ाई को x और लंबाई जो आई है वो चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, 1 अधिक मतलब मीटर। अब आपको एक बात दी गई, आपको सवाल में दिया गया है, ध्यान रखना, दिया गया क्या है, दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब भूखंड आप समझ जाए, एक प्लॉट है, आयताकार कोई चीज है, उसका क्षेत्रफल है। भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 528 मीटर स्क्वायर। हाँ जी साहब, भू आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बराबर आपको दे रखा 528। लंबाई कितनी, लंबाई है 2x प्लस में 1, सही कह रहा हूं बिल्कुल, और गुणा में चौड़ाई कितनी है x, बराबर में 528। क्या ये x अंदर जाकर गुणा होगा क्या, बिल्कुल। x को 2x से गुणा करोगे, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो 2 तो 2 रहेगा, x को x से गुणा, इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 1 को 1 से गुणा करोगे तो x, प्लस का 528 इधर आएगा, माइनस का 528, बराबर में क्या आ गया 0। बराबर में क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अरे किसी को दिक्कत है क्या, अगर किताब की तरह मैं सोचूं ना, किताब ने जो बात बोली कि आयताकार निम्न स्थितियों द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त करो, तो मेरा सवाल हो गया, मेरा सवाल खत्म है, ये मेरे को आगे करना ही नहीं। क्यों, द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त नहीं है कि इसकी घात 2 नहीं है क्या, अरे बोलो, अरे घात 2 नहीं है क्या, बिल्कुल है। आप लिखेंगे अतः ये अभिष्ट द्विघात समीकरण है, अभिष्ट द्विघात समीकरण है। मेरा सवाल हो गया, जो किताब ने बोला, किताब की जितनी हिम्मत थी, है ना, किताब ने जितना बोला मैंने उतना कर दिया। मेरे को ज्यादा सोचने समझने का काम यहाँ है, बाकी जो दे रखा प्रक्रिया करता जाऊंगा। हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, हमेशा बराबर में 0 रखना। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, हमेशा बराबर 0। बराबर में जो भी चीज आती है, हमने पहले सवाल ये सीखा, जितनी चीजें थी सबको हमने ट्रांसफर करके इधर लेके आए, एक भी चीज छोड़ी नहीं। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। अब इसका क्षेत्रफल तो हमें दे रखा, हम इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। अब एक बात हो, तो लंबाई और चौड़ाई निकले कैसे, अगर ये द्विघात समीकरण है तो यहां से x के 2 मान आएंगे, क्योंकि मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बहुपद में ये बता रखा है, जितनी घात होती है उतने x के मान आते हैं। यहाँ घात x की हाईएस्ट कितनी है, 2 है, इसका मतलब x के 2 मान आएंगे। एक पॉसिबल होगा और एक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि माइनस में पॉसिबल नहीं होता, लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में। अब ये क्यों नहीं होता, अगर मेरे पास x का मान सपोज दैट कुछ ना कुछ आता है, तो मैं x का मान जब यहाँ रखूंगा तो मुझे किसका मान मिल जाएगा, चौड़ाई का। और जब मैं x का मान यहाँ रखूंगा, उसको 2 से गुणा करूँ, उसमें 1 जोड़ूंगा, उसके मुझे क्या मिल जाएगा, लंबाई। तो मुझे अगर कोई आयत दे रखा है तो उसके अंदर 2 ही भुजाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। क्यों, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर। आप सोचो, आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये 10 आ गया तो ये भी 10 आएगा, और ये 20 आ गया तो ये भी क्या आएगा, 20 आएगा। ये तो सोचने समझने की बात है, हो जाएगा इससे, ठीक है। और ये द्विघात समीकरण हमने बना दिया। अगर आपने ये द्विघात समीकरण बना दिया तो अब मुझे लगाना पड़ेगा श्रीधर आचार्य सूत्र। मैं इसको दे रहा हूं समीकरण संख्या 1। कितना दे रहा हूं, समीकरण संख्या 1। थोड़ा ध्यान से सुनना, आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप श्रीधराचार्य सूत्र सोचें, उसमें ए बी और सी की जरूरत पड़ती है, तो मैं यहां से ए सोचूंगा। ए क्या होता है साहब, ए होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक का मतलब जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा। आप सोचें, ये देखो एक्स स्क्वायर का आगे कितना लिखा है, 2, तो ये मिला हमें ए, कोमा बी क्या होता है, एक्स का गुणांक। एक्स के आगे कुछ लिखा है क्या, लेकिन कुछ नहीं लिखा होता, इसके गुणा में हमेशा एक होता, तो हम कहेंगे बी का मान कितना है साहब, 1, और कोमा सी क्या होता है जो अचर बच गया, वो माइनस का 528 लेना, ध्यान रखना, माइनस का 528।
विथ साइन लेना, विदाउट साइन नहीं लेना, आपको चिन्ह सहित वैल्यू लेनी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये हमने इस समीकरण 1 से ABC के मान निकाली। अब हम यूज करेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र, थोड़ा ध्यान देना सर। आप लिखेंगे अतः श्रीधर आचार्य सूत्र से या द्विघाती सूत्र से एक ही बात है। बिल्कुल भी हड़बड़ाहट मत करना, गुणा भाग एकदम सही करने। अब श्रीधर आचार्य सूत्र आपको याद होना चाहिए, मैं लिख रहा हूं आपके लिए, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या होता है 2 है। बिल्कुल द्विघात समीकरण सही है श्रीधर आचार्य, बिल्कुल सब ध्यान देना सब। x बराबर आप जो जो चिन्ह है वो रखते जाएं, चिन्ह किसका आया माइनस का। अब किसकी जरूरत b की, b के ऊपर आओ, b कितना है 1, तो ये लिखा साहब 1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 की जगह 4 गुणा में, ये पॉइंट नहीं है ना, चलो मैं काम करता हूँ लिख देता हूँ इसको, गुणा में लिखता हूँ, चलो आपके लिए छोड़ो, आपको गुणा थोड़ा इजी होता है। a कितना, a आपके पास है 2 और गुणा में b है आपके, c है आपके पास माइनस का 528 और बटा में हो जाएगा 2 गुणा a का मान कितना है 2। ध्यान दें सर, x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1। अब ध्यान देना, इस माइनस को इस माइनस से गुणा करवाओगे ये बन जाएगा प्लस का। मैं सही कह रहा हूं, गुणा करवाएं, देखो 4 को 2 से गुणा करवाए 8, 8 को 528 से गुणा करवाओ भाई, 8 को किससे गुणा करवाओ 528 से, तो देखो 8 8 64, हासिल कितने गए 6, 8 दूनी 16 और 6 हो गए 22, हासिल कितने गए 2, 8 पंजे 40 और 2 हो गए 42। तो मैं कह सकता हूं जो मैंने इनको गुणा किया तो 4200 कितना आया 24 आया, और बटा में क्या 4 आया क्या, अरे बोलो बटा में 4 आया क्या, कोई समस्या क्या, हमने गुणा कर दिया भाई, ठीक है। अब गुणा करने के बाद आपको ध्यान रखना है x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको मैं 4225 लिख सकता हूं और बटा में कितना आएगा 4, सही कह सकता हूं बिल्कुल। देखो 4224 में 1 जुड़ेगा 4225 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दें, अभी इतने बड़े स्क्वायर रूट आ गए, ये बच्चों को थोड़े कम याद होते हैं, मैं 30 तक याद करवाना बोलता हूं तो भी बच्चे कहते हैं सर याद नहीं हो रहे, 35 तक, ये तो बहुत 70-75 के आसपास वैल्यू जाएगी। तो ध्यान देना सर, x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस, ये किसका होता है, ये होता है 65 का भाई, 4225 किसका होता है 65 का। आप सोच लें, अगर आपको इतना टेंशन नहीं हो रहा ना कि 65 का ही क्यों हुआ, गुणा करने पर वही आएगा। देखो 5 को 5 से करोगे, और वैसे भी आपको पता है कि अगर 65 का है तो 65 का वर्ग निकालने का इजी काम है। देखो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 से आगे वाला नंबर कितना होता है 7, 7 को गुणा करोगे 7 छंग 42, देखो 42 25 आ गया, ठीक है। और कुछ नंबर्स हैं मैं आपके जब रूट के अंदर लिखूंगा तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाए भाई। 30 तक तो वर्ग संख्या याद कर ही लें, 30 तक तो मैंने आपको पहले चैप्टर में बोला था, उस समय याद करवाने को बोला था कि आपको याद करनी है, वरना परी में हो रहे परी में पहचानने में गड़बड़ हो जाएगी। तो आप इसको याद कर लें, ऊपर कहीं कॉपी में लिख दें 2500 4225 आएगा तो इसका 65 है। क्यों, 10 सवाल है पूरे, 4 ये मान लो, कुछ 1-2 एग्जाम्पल मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 15 संख्याएं मान लो, 15 से नंबर्स को लिख लो। जब बार बार चौथे चैप्टर का रिवीजन करो, द्विघात समीकरण उनको पढ़ते रहो तो याद हो जाएगी वो संख्याएं बार बार, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कहानी क्या होगी, अब ये जो x है ना, इसके बाद आगे खेल करने वाला, क्या खेल करने वाला है, ये जो 2 संख्याएं नजर आ रही है आपको -1 और 65, इन दोनों के बीच में 2 चिन्ह है, 2 दीवार है, एक प्लस की दीवार है, एक दीवार है माइनस की। तो एक बार मुझे प्लस की दीवार लेनी पड़ेगी, एक बार मुझे लेनी पड़ेगी इसमें माइनस की दीवार। तो थोड़ा ध्यान रखना है ना, मैं कर रहा हूं बाकी का काम यहाँ, बाकी का काम मैं यहाँ कर रहा हूं और इसको बांटूंगा 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में, और एक बार मैं लूंगा धनात्मक चिन्ह, कौन सा चिन्ह, और एक बार मैं लूंगा ऋणात्मक चिन्ह। मेरे को एक बार धनात्मक लेना और एक बार ऋणात्मक लेना, ध्यान दें कैसे। तो x बराबर देखो -1 फिर प्लस, मैं बीच में प्लस का चिन्ह ले रहा हूं और बीच में आएगा 65 बटा में 4। पहले इसको सोल्व कर दें। x बराबर माइनस का 1 है, प्लस का 65 है, 65 में से 1 जाएगा 64 बचेगा,
और 64 बटा में 4 और 4 का भाग 64 में जाएगा 16 बार। कितनी बार जाएगा साहब? 4 का भाग 64 में जाएगा 16 बार। ये x का मान आया, अभी x का एक मान और आएगा उधर, ठीक है। और ऋणात्मक चिन्ह लो, ऋणात्मक लेते ही x बराबर -1 माइनस का 65 बटा में 4, बिल्कुल बीच में माइनस का चिन्ह ध्यान रखना। x बराबर जब दो संख्याएं माइनस में हो जुड़ती है लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का। -1 माइनस 65 हो गया माइनस का 66 बटा में 4। क्या इसको मैं यही रहने दूं? बिल्कुल, आगे सोल्व नहीं होगा, 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो मैं इसको माइनस का 66 बटा 6 रहने देता हूं। और ये मेरा मान संभव नहीं है, ये मान क्या नहीं है? संभव नहीं। अब ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो x माना है वो किसी आयत की चौड़ाई मानी है, हमने आयत की चौड़ाई मानी है। और कभी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या वगैरह कभी नेगेटिव नहीं होती थी, आपका पॉसिबल नहीं है। आप लिखेंगे ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं। अगर ये संभव नहीं है तो फिर तो चौड़ाई होगी आपकी 16 और 16 यहाँ रखोगे, 16 2 से गुणा 32, 32 से कितना हो जाएगा? 33। बाकी की बातें मैं नीचे लिख रहा हूँ पूरी कंप्लीट, थोड़ा ध्यान रखना है ना, इसको मिटा, बाकी नीचे लिख रहा हूँ पूरा कंप्लीट, ठीक है, ध्यान देना। आप लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर, मैंने x मीटर मान रखी, कितनी मान रखी? x। तो यहां से मैं x का मान लिख सकता हूं और x का मान है मेरे पास 16, ये संभव है, ध्यान रखना, 16 मीटर, ठीक है। और आयताकार भूखंड की लंबाई और लंबाई को हमने मान रखा है 2x + 1। कितना माना? 2x + 1। तो देखो आप रखेंगे 2 गुणा x का मान 16 और प्लस में 1, ये देखो 32, 32 से कितना हो जाएगा? 33 मीटर। मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी लाल और लाली कोई समस्या रही होगी, बड़ा सिंपल सा सवाल है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा चीज़ों को सोचें, गुणा भाग आपको करने में, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। एक भयानक सा सवाल आपके सामने लिख दिया गया, एक बड़ा सा बोर्ड आपके सामने पढ़ दिया। और 10th क्लास के बच्चों में क्या होता है, जब सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, जब बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें लिख दी जाती है, बहुत बड़ा लिख दिया जाता है, तो बेचैनी होती है, डर होता है। बाकी उनको ये पता नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे पेज तो आप भी भर दोगे, है ना। तो समझना क्या किया। आप जब भी द्विघात समीकरण का रूप बनाएंगे तो द्विघात समीकरण में आपको सबसे पहले ये सोचना है मुझे x किसको मानना है, क्योंकि यहाँ 2 चर नहीं होते। किसी भी सामान्य रूप का जो होता है उसमें एक ही चर होता है, a होता है, b होता है, c होता है, क्योंकि x स्क्वायर का गुणा होता है, x का गुणा होता है, अचर होता है। तो आपको x डिसाइड करने में पहले जोर आएगा सबसे बड़ा, और जोर नहीं आएगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं अगर किसी सवाल को समझ में नहीं आ रहा कि क्या मानना, उस सवाल की 3-4 बार रीडिंग मारे ऐसे। लेकिन ऐसे देखो, आयताकार भूखंड का क्षेत्र ये क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। आपको अपने आप ही रियलाइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेगा। और जब कनेक्शन बनेगा तो आप सोचने पर मजबूर होगे कि मुझे किसको x मानना चाहिए और किसको x नहीं मानना चाहिए। या आप एक चीज को x मान लोगे ना तो दूसरी अपने आप ही दे देगा, सवाल खुद दे देगा आपके लिए। आपको y नहीं मानना, मैं पहले कह रहा हूं। द्विघात समीकरण माने तो एक चर, कोई भी समीकरण जब होता है ना वो रैखिक समीकरण थे, या द्विघात समीकरण चर एक मानना आपको, ठीक है। कोई भी चर माने, कोई u मान लेता है, कोई t मान लेता है, लेकिन होना एक चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो सवाल ने बोला क्षेत्रफल वगैरह बाद में देखो, पहले बोला कि इस क्षेत्रफल की जो लंबाई, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। लंबाई लाने के लिए चौड़ाई का दुगुना करो, उसमें 1 जोड़ो। तो मुझे चौड़ाई को x मानना चाहिए, तो मैंने माना चौड़ाई को x। तो लंबाई आ गई चौड़ाई के दुगुने से 1 ज्यादा। और क्षेत्रफल आपको दे रखा 528। आयत का क्षेत्रफल क्या? आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई। बेसिक सी बातें ध्यान होनी चाहिए। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। लंबाई हमारे पास आ गई 2x + 1 और चौड़ाई आ गई x। जब मैंने x को 2x से गुणा करवाया तो 2x² और x को 1 से गुणा करवाया x, प्लस का 528 इधर आया, किसका हो गया? माइनस का 528। मैं बता देता हूँ, देखो चिन्ह लगा दूँ आपके लिए। ये जब मैं इधर लेके आया तो प्लस का 528 माइनस का 528। ये सवाल ने तो इतना ही बोला है, द्विघात समीकरण रूप में निरूपित कीजिए। हमने ये द्विघात समीकरण निरूपित कर दिया, लेकिन हम पूरा प्रोसेस करेंगे इसको उत्तर निकालने के लिए। क्या किया हमने? अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण। अगर आपको सवाल में 1 नंबर में पूछा जाए कि आपको केवल और केवल द्विघात समीकरण बनाना, आपका उत्तर यहां खत्म हो गया।
इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें, जितना सवाल ने बोला उतना ही करें। अगर 4 नंबर का सवाल है या 3 नंबर का है और बोला है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, फिर तो आपको ज्ञात ही करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहीं ना कहीं इस x की जरूरत पड़ेगी। और x आपका द्विघात समीकरण या तो गुणनखंड विधि से दे सकता है, आप गुणनखंड बिल्कुल भी ना सोचें, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो फिर श्रीधराचार्य सूत्र को ही याद करना आपको, और इजी वे में श्रीधराचार्य आपके प्रत्येक क्वेश्चन का क्या निकाल देगा, उत्तर निकाल देगा। ध्यान दें सब। तो ये मेरे पास आया और समीकरण 1 मैंने इसको दिया। समीकरण 1 से मुझे 3 मान चाहिए, क्योंकि जब मैंने श्रीधराचार्य सूत्र सोचा तो श्रीधराचार्य सूत्र में x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 होता है। और जब मैंने इसको रियलाइज किया तो मुझे ये मालूम चला कि यहाँ 3 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक a, एक b और एक c। ए, बी और क्या जरूरत पड़ेगी, सी की। तो मुझे 3 वैल्यू की यहाँ जरूरत पड़ी, तो मैंने तीनों वैल्यू निकालने के लिए एक सोचा। क्यों? क्योंकि जो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये आपके किसी भी द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है। तो मुझे अगर a निकालना है तो a के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी कि x² के जो भी आगे लिखा है। तो मैंने यहाँ जब झांका तो मुझे पता लगा कि x² के आगे कितना लिखा है 2, और मैंने फटाक से कह दिया कि साहब यहाँ a का मान कितना है, 2 है। मुझे यहाँ जब जरूरत पड़ी तो मुझे लगा कि x के आगे वाला क्या होता है, b होता है। यहाँ x के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रत्येक संख्या के गुणा में कितना होता है, 1, तो 1 ले लिया। और c का मतलब है ये कंप्लीट अचर वैल्यू, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, और माइनस का 528। जब मैंने श्रीधराचार्य सूत्र में वैल्यू रखी, कैलकुलेशन की, लास्ट के अंदर मैंने जोड़ा करा, कुछ स्क्वायर वगैरह किया, माइनस माइनस को प्लस किया, माइनस माइनस को क्या प्लस किया, और मुझे 4225 मिला। अब 4225 मेरे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है, मेरे लिए आपके लिए बहुत बड़ी वैल्यू। जब 4225 में आप आए और 4225 को थोड़ा ध्यान से देखा तो मैंने लिखा इसका जो वर्गमूल होता है ये 65 का होता है, क्योंकि 65 का जब वर्ग करोगे तो 4225 आएगा। ठीक है सर। अब जब मैंने यहाँ सॉल्यूशंस किया तो यहाँ से अब मेरे x 2 मान देगा। कितने मान देगा, 2। क्यों? क्योंकि -1 और 65 के बीच में 2 चिन्ह लगे, एक प्लस का चिन्ह लगा, एक क्या लगा, माइनस का चिन्ह लगा है। तो मैंने एक तरफ लिखा धनात्मक चिन्ह, एक लिखा है ऋणात्मक चिन्ह। धनात्मक का मतलब इसको धनात्मक मत बना देना, ऐसे नहीं -1 को धनात्मक कर दो ना भाई। -1 और इस 65 के बीच वाले चिन्हों को एक बार मैं प्लस लूंगा और एक बार मैं माइनस लगाऊं, एक बार मैंने बीच में प्लस लगाया, एक बार मैंने माइनस। जब मैंने माइनस वाले को सोल्व किया तो माइनस का 66/4 आया। अब माइनस का 66/4 को मैं माइनस का 33/2 लिख सकता हूँ, और माइनस का 33/2 को मैं माइनस का 17.5 लिख सकता हूँ। रही बात, कोई भी लंबाई चौड़ाई पॉइंट में हो सकती है, लेकिन लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती है, तो हमने लिख दिया संभव नहीं। जब मैंने 65 लिया तो 65 में से 1 गया, क्योंकि एक प्लस का 65 है, एक माइनस का 65 है, तो 64/4 बचा, और 64/4 का मतलब होता है 16। तो x का जो प्रॉपर मान मिला, जो मेरे लिए ज्ञात हो सकता है, वो मिला 16। तो मैंने लिखा आयताकार भूखंड की चौड़ाई को मैंने x माना, तो x का मान कितना, 16 मीटर हो गया। इसका मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 16 मीटर है, और भूखंड की जो लंबाई है वो 2x + 1 मानी, तो 2 गुणा x का मान 16, 16 को 2 से गुणा किया 32, 32 से 1 हो गया 33। इसका मतलब चौड़ाई है 16 और लंबाई कितनी है, 33। उम्मीद है दूसरे के पहले सवाल में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, इजी वे में आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली स्लाइड में करते हैं दूसरे का दूसरा सवाल। ऐसे ही हम इतने शानदार तरीके से समझते समझते इसके 4 सवाल करेंगे, भला ही टाइम लगो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगना जरूरी है, भले ही टाइम लगो, लेकिन मेन मुद्दा है, मैं जब आपको कुछ बोलूं तो आपको बातें समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रही है, आप साथ साथ में कुछ नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, किसी को श्रीधराचार्य का ही पता नहीं है, ABC पहचानना नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आप लाइन भटक रहे हैं। और लाइन भटकने का मतलब है लाइन पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक बार लाइन भटकने के बाद तो सीधा रास्ता धीरे धीरे है ना, कहीं भटको मत। भटकने का तो मतलब है कि आप ना लटक जाओगे थोड़े दिनों बाद, भटकने का मतलब है लटकना। भटक गए ना, उस दिन खत्म हो जाएगा। आप चलते रहे, विश्वास करें, एक एक चीज करें, जितनी चीजें लिखवा रहा हूं करें, लास्ट दिन आपको अपने आप ही रियलाइज हो जाएगा, हाँ सिलेबस हो गया मस्त तरीके से, हमें एकदम समझ में आ गया। अगर रिवीजन किया तो ना, अगर रिवीजन नहीं किया, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लेक्चर देख रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे, उसका रिवीजन नहीं कर रहे, उसका कंसेप्ट नहीं समझ रहे, उसको बार बार नहीं देख रहे हैं, उसका आप बिना देखे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो थोड़े दिन बाद में आपको यही लगेगा सर ने क्या पढ़ाया और हमने क्या पढ़ा। फिर आप कहेंगे सर ने कुछ भी नहीं पढ़ाया। लेकिन जब आप YouTube पे जाके प्ले लिस्ट ओपन करोगे, YouTube चैनल को ओपन करोगे, तो आपको लगेगा कि पहले चैप्टर से लेकर 14वें चैप्टर प्रायिकता तक पूरा सिलेबस सर ने करवा दिया। तो फिर ये कब करवाए?
है ना, आपको ऐसा रियलाइज होगा। तो ध्यान रखें, आराम से चीजों को करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने बेहतरीन तरीके से कर लिया। हम हर सवाल में देखो, इसके 3 सवालों में सिरदराचार्य लगाएंगे, तो सिरदराचार्य लगाने का मतलब है कहीं ना कहीं ए, बी और सी की जरूरत पड़ेगी, आपको पहचानना पड़ेगा। उम्मीद है दूसरे का पहला सवाल आपके एकदम क्लियर हो गया होगा। एकदम आराम से देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीजें लिखी है बेहतरीन तरीके से आप मस्त होकर एकदम इन चीजों को देखें। अगली स्लाइड में लाता हूं मैं दूसरे का दूसरा सवाल। अब देखो करते हैं दूसरे का दूसरा सवाल। दूसरे का दूसरा सवाल क्या बोला है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना है गुणनफल इसका? 306 आपको दे रखा है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने सवाल लिखा है, लेकिन सवाल तो इतना ही कह रहा है स्थितियों के रूप में व्यक्त करो। हम पूरा सवाल सॉल्यूशन करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक, पहली बात तो कर्मागत का मतलब क्या होता है? आपको एक वर्ड बोला है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक लेना। हाँ चलो, पूर्णांक का मतलब समझ में आता है कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, लेकिन हमने बोल दिया धनात्मक है, इसका मतलब माइनस वाला नहीं लेंगे हम, 1 2 3 4 5 इसमें जाएंगे। ठीक है साहब, ये बात मैं भी समझ गया। कर्मागत का 2 लेने, हम 2 ले लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। कर्मागत का मतलब क्या होता है? कर्मागत का मतलब होता है जस्ट उससे आगे वाली संख्या। 17 की आगे वाली संख्या कौन है? 18। तो 17 का कर्मागत कौन है? 18। सीधी सिंपल सी बात है, आप समझे। आपने कर्मागत बोल दिया 17, तो 17 के आगे वाला कर्मागत कौन? 18। 18 का कर्मागत कौन? 19। 19 का कर्मागत कौन? 20। मतलब कैसे मिला कि जब 17 से 18 गए तो कितना जोड़ा मैंने? 1 जोड़ा। अब अगर मैं इसको x बोल दूं तो आगे वाला क्या x + 1 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि x में आपने 1 जोड़ा, 17 में 1 जोड़ा तभी तो 18 मिला ना। तो आपको ध्यान रखना, कर्मागत का मतलब होता है, अगर आपको कोई कर्मागत बोले तो पहला कर्मागत x होगा, दूसरा x + 1 होगा, तीसरा x + 2 होगा, चौथा x + 3 होगा, x + 4, x + 5, x + 5, x + 6, x + 7, ऐसे चलते ही जाएंगे। जो आपको बात क्या रखनी है? ध्यान रखनी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहले 2 कर्मागत पूर्णांक। तो आप लिखेंगे माना प्रथम कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। कितना मान लिया हमने? x मान लिया, तथा और अगला हो जाएगा x + 1। थोड़ा ध्यान रखना इसका, ठीक है। कोई अगर विषम पूर्णांक बोल दे, आपको विषम है ना, कर्मागत विषम बोल दे या सम बोल दे, तो आपको x + x और x + 2, x + 4, x + 5, x + 6 से ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सवाल नहीं है तो मैं नहीं बता रहा। प्रथम कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x हो गया, द्वितीय कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x + 1 हो गया, क्योंकि x में 1 जोड़ोगे तो आगे वाला नंबर मिल जाएगा। अब सीधी सिंपल सी बात इसने की, आपको प्रश्न अनुसार कुछ बात बोली इसने। प्रश्न अनुसार इसने बात बोली है कि जब आप प्रथम कर्मागत पूर्णांक और द्वितीय कर्मागत पूर्णांक को गुणा करवाएंगे तो गुणा इसका आएगा 306। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई आपको समस्या होनी चाहिए। प्रथम कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, द्वितीय कर्मागत धनात्मक, 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणा का मतलब पहले और दूसरे गुणा करोगे तो 306 आना चाहिए। अब ध्यान दें, पहला कितना? पहला x गुणा दूसरा कितना? x + 1 बराबर में कितना? 306। क्या x को x से गुणा करोगे x² बनेगा? बिल्कुल। प्लस x को 1 से गुणा करोगे x बनेगा, और प्लस का 306 इधर आएगा, माइनस का 306 बनेगा, और बराबर में कितना आएगा साहब? 0 आएगा। तो ये आपके पास एक द्विघात समीकरण तो आ गया बहुत नॉर्मल वे में। क्या आ गया? बहुत नॉर्मल वे में द्विघात समीकरण आपके पास आ गया। ये द्विघात समीकरण तो है। अब इष्ट द्विघात समीकरण हो गया। सवाल ने जितना बोला इतना मैंने करवा दिया। अगर 1 नंबर का पूछा जाए आपको यहाँ तक करना, लेकिन हम श्रीधराचार्य से आगे निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो श्रीधराचार्य में कहीं ना कहीं a की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, a क्या होता है? x² का गुणा। कितना? x² का गुणा कितना है ही नहीं, तो कितना? 1 कोमा। b क्या होता है? x का गुणा। x का गुणा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1। और c होता है अचर, माइनस का है तो माइनस का 306। हाँ जी साहब, किसी को दिक्कत है क्या? हमने जो बात बोली, 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक मान लिए, एक x और एक मान लिया x + 1, दोनों को गुणा करवाया तो 306 आना चाहिए। तो x को 1 से गुणा करवाए x², x को 1 से गुणा करवाए x, प्लस का 306
जब इधर आए तो माइनस का 306 बराबर 0। अब हमें इस समीकरण से 3 मान ढूंढने पड़ेंगे, ए बी और सी। ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा, अब कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा में 1 है, होगा ना, गुणा में 1, 0 मत सोचना। 0 का मतलब इसको अगर 0 से एक्स स्क्वायर गुणा कर 0 बन जाएगा तो 1 है, और x के गुणा में भी 1 है, और ये पूरा माइनस का 306 क्या हो गया आपका c हो गया। अब हम लगाएंगे श्रीधर आचार्य सूत्र। क्या लगाएंगे साहब? श्रीधर आचार्य सूत्र। आप लिखेंगे अतः श्रीधर आचार्य सूत्र से किस सूत्र से? श्रीधर आचार्य सूत्र से। मैं एक बार सूत्र तो इधर लिखूंगा, बाकी कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ आपके लिए, ध्यान दें साहब थोड़ा सा, है ना। तो श्रीधर आचार्य सूत्र अभी आपके सामने लिखा था कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है 2 है। किसी को इस सूत्र में दिक्कत है क्या? सूत्र आपको याद रखना चाहिए भाई। रखोगे या नहीं रखोगे? बिल्कुल साहब याद तो रखना ना, याद नहीं रखोगे तो उत्तर नहीं आएंगे। चलो साहब, x बराबर क्या दिखाई दे रहा है? माइनस का चिन्ह, तो पहले माइनस का लगाओ। फिर क्या दिखाई दे रहा है? b के ऊपर जाओ कितना 1, तो b का मान 1 रखा। फिर दोनों के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह, फिर अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 का मान कितना 1 और b का मान कितना माइनस का 306 और बटा में 2a यानी 2 गुणा 1। जो जो मान मेरे पास a b c के थे मैंने सूत्र में रख दिया, आप देख लो आप, ठीक है। यहां के बाद क्या बनेगा? x बराबर बनेगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। देखो माइनस को माइनस से गुणा करवाओगे प्लस, बिल्कुल सही बात है। और 4 को 1 से गुणा करवाए 4 को 306 से गुणा करवाओ। पहले देखो आप अगर देखोगे 300 को गुणा करवाओगे तो 12, तो 1224 आ जाएगा। कितना आएगा? 1224 और बटा में 2 को 1 से गुणा करवाओगे 2, तो x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस क्या जोड़ दो इनको तो 1225 बन जाएगा और बटा में कितना आएगा 2। x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस 1225 किसका होता है? 35 का। अरे सही है क्या? 1225 35 का ही होता है, ठीक है। और बटा में हो जाएगा 2। 1225 याद रख लेना 35 का होता है। अब जब ये मेरे पास आया तो इसके बाद मुझे इसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। कितने भागों में साहब? 2 भागों में। और जब मैं इसको 2 भागों में बांटूंगा तो एक बार मैं चिन्ह लूंगा प्लस का और एक बार चिन्ह लूंगा मैं माइनस का, ठीक है। आप समझ गए ना? वरना लिखूं धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह, चलो लिख देता हूं आपके लिए, है ना। तो 2 चिन्ह ले रहा हूं, आप लिखेंगे धनात्मक चिन्ह और इधर लिख दो ऋणात्मक चिन्ह। और हल्की फुल्की कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको ये उत्तर दे देगा। हाँ जी ध्यान दें, x बराबर -1 तो -1, इन दोनों के बीच में प्लस है तो एक बार प्लस लगाऊंगा और ये हो गया 35 बटा में कितना 2। सोल्व करते जाए इसको। x बराबर 35 में से ये गया कितना बचेगा 34, 34 बटा में कितना 2, तो 34 बटा 2 का मतलब होता है x का मान कितना 17। अरे कितना साहब? x का मान आया आपके पास 17। ऋणात्मक चिन्ह के ऊपर जाएं, ऋणात्मक चिन्ह के ऊपर जाएंगे तो x बराबर -1 माइनस का 35 बटा में 2। ध्यान रखना एक बार प्लस का चिन्ह एक बार बीच में माइनस का, और 2 संख्याएं माइनस में हो जुड़ती है, चिन्ह किसका रहता है? माइनस का। तो माइनस का 36 बटा में कितना 2 और माइनस का 36 बटा में 2 हो जाएगा माइनस का 18। कितना हो जाएगा साहब? माइनस का 18। क्या मुझे -18 उत्तर लेना चाहिए क्या? नहीं। क्यों? बोलो, -18 मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए? आप रीजन दें मुझे। अरे बोलो रीजन दो, क्या कारण है कि मुझे नहीं लेना चाहिए? रीजन तो आपको देना पड़ेगा। क्यों देना है? क्योंकि आपको बोला है कौन से कर्मागत पूर्णांक चाहिए? धनात्मक। ये तो ऋणात्मक है ना, तो आप लिखेंगे ये संभव। अरे बोलो, ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये संभव नहीं है तो संभव तो कोई और हो जाएगा। ये हो गया संभव, ये हो गया ना संभव, तो आप लिखेंगे अतः। और वैसे भी कर्मागत पता लग जाना चाहिए। अगर कोई संख्या 17 आई है तो 17 का कर्मागत कौन होता है? 18। तो 17 से जस्ट आगे वाली संख्या आप क्या लेंगे? 18 ही लेंगे। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं। आप लिखेंगे अतः
अतः प्रथम कर्मागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना 17। द्वितीय कर्मागत सत्रह प्लस एक, क्योंकि x प्लस एक है तो 17 के आगे वाला जस्ट क्या हो जाएगा 18। ये सवाल का आपने फाइनल क्या दे दिया, उत्तर दे दिया। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है आपको, बड़े सिंपल से सवाल हैं। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या x मानना है क्या नहीं। कर्मागत का मतलब होता है जस्ट आगे वाला नंबर, तो एक x होगा तो एक आगे वाला x प्लस 2 होगा, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 ऐसा चला। अगर कोई पूछ ले कि विषम कर्मागत धनात्मक पूर्णांक या सम कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, तब आपको हमेशा मानना x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 x प्लस 10 ऐसे मानने। जितना पूछा ज़्यादातर 2 ही देता है, तो एक हमने माना x, एक माना x प्लस 1, दोनों को गुणा करवा द्विघात समीकरण बना। ABC के मान मिले, श्रीधराचार्य -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाया और कैलकुलेशन करते गए। 1225 35 का हुआ, धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक वाले में माइनस आया, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर नहीं बोला है कि आपको चाहिए धनात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक ये संभव नहीं है। तो 17 आया, 17 का मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक 17, तो 17 के जस्ट आगे वाला कितना होता है 18। और ऐसे बता नहीं लगे तो x का मान यहाँ 17 रखो, 17 रहे कितना हो जाएगा 18। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? ज्यादातर बच्चे इस माइनस को देख ये ना सोचें कि अरे माइनस कहीं ना कहीं गलती से हटाओ इसको, ये 17 आ रही 18 नहीं, ये माइनस 18 रही, ये संभव नहीं होगा। उम्मीद है दूसरे सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक बातें हैं, कुछ मानने के बाद गुणा आपको करना जाना सिरदराचार्य, यहाँ तक मेन काम रहेगा, मेरा जो काम रहेगा, मुझे जो एक्चुअल में जो काम करवाना वो यहाँ तक करवाना, बाकी काम आपको इसके बाद तो बड़ा सिंपल सा काम, बड़ा सिंपल सा। श्रीधराचार्य में माइनस प्लस का विशेष तौर पर ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस को और इस माइनस को गुणा करवाते ही नहीं, या माइनस रख देते हैं और फिर माइनस रखते ही माइनस का 1223 लिखते हैं, कह देते हैं सवाल ही गलत है। अब आपके कहने से, मेरे कहने से सवाल गलत थोड़ी होगा, गलत सवाल तो सही दिया तो सही है ना, कहाँ से गलत हो गया? आपने कह दिया गलत है तो गलत थोड़ी होता है, ऐसा गलत नहीं होता है ना। तो आप इसमें लिखेंगे माइनस हमेशा ध्यान रखें, माइनस गुणा करेंगे प्लस, थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके ऊपर फोकस रह के काम करेंगे तो हो जाएगा। अब ध्यान ही कहीं और है, ईयरफोन डाले हुए तो फिर तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो गाने की धुन चल रही है आपके, तो गाना दिखाई दे रहा है ना आपको, तो वो सुनाई दे रहा, तो फिर पढ़ाई कहाँ से होगी, मैथमेटिक्स नहीं आएगी समझ। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी, आराम से इसको देख लें। अगले स्लाइड में करते हैं इसका तीसरा सवाल। थोड़े भारी भरकम सवाल है लेकिन मजबूत रहना पड़ेगा ना, भार है थोड़ा सा लेकिन सहन करो उसके ऊपर। ठीक है, एक बार आराम से इसको पूरा देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं इसका तीसरा सवाल। अब करते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल ने क्या बोला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी। यहां पर भी आपको सोचना पड़ेगा एक्स किसको मानना है। उनकी आयु का गुणनफल आपको करना है, लेकिन कब करना है? अब से 3 वर्ष पश्चात। कितने साल बाद में? 3 वर्ष पश्चात। अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब तो 3 साल बाद में। सही कह रहा हूं? अरे बोलो हाँ बिल्कुल, 3 साल बाद में 360 हो जाएगी। लेकिन गुणा जो करना है, अभी एज का मत करना, 3 साल बाद में जब उम्र होगी तो उनको गुणा करना, 360 आएगा। पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा साहब किसको मुझे एक्स मानना चाहिए। और इस सवाल में आगे लिखा गया है रोहन की वर्तमान आयु क्या। अगर रोहन की आगे तो आगे तो अपने आप ही आ जाए। क्यों? क्योंकि उसकी जो माँ है रोहन से कितने वर्ष बड़ी। आप एक्स किसको मानेंगे? रोहन को। क्यों? रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन को एक्स मानोगे तो 26 वर्ष बड़ा होगा ना, तो माँ की उम्र आ जाएगी। तो आप लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान आयु, और हम मान लेते हैं वर्तमान आयु कितनी है साहब? x वर्ष है। ठीक है सर। और रोहन के माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। क्या बात सही कह रहा हूं मैं? एकदम सही बात बोली है क्या? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? रोहन से। तो रोहन को माना हमने x,
तो रोहन से रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की वर्ष x है, तो उससे 26 वर्ष बड़े होने का मतलब है +26। अब आपको एक प्रश्न अनुसार बात दी गई, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में। आज से 3 साल बाद में जब इन दोनों को गुणा करोगे तो वो गुणनफल 306 आएगा, लेकिन 3 वर्ष बाद तो निकालना तो पड़ेगा ना पहले। अभी एक बात बताओ, अभी रोहन कितने साल का है? सही बात है, x। आज से 3 साल बाद में कितने का होगा? x + 3। उम्र बढ़ेगी ना आज से 3 साल बाद में, गुणा। रोहन की माँ अभी कितने साल की है? x + 26 की, आज से 3 साल बाद +3 और बराबर में 360। आप गौर करना इस बात को, बहुत शानदार चीज लिखी है मैंने। प्रश्न अनुसार बोला 3 वर्ष पश्चात, आज से 3 साल बाद में। रोहन अभी x वर्ष का है, मुझे पता नहीं कितने वर्ष का है क्योंकि मुझे निकालना है। तो रोहन की उम्र अभी कितने साल है? x। तो आज से 3 साल बाद में रोहन x + 3 का नहीं होगा। और उसकी मम्मी जो है वो अभी x + 26 की है, तो आज से 3 साल बाद 3 जुड़ेगा। और आज से जब 3 साल बाद में इन दोनों को गुणा करोगे तो उत्तर कितना आना चाहिए? 306 आना चाहिए, जो सवाल में बोला हुआ। अब हल्की फुल्की कैलकुलेशन, यहाँ से समीकरण बनेगा। तो समीकरण बनेगा साहब x + 3 और x + 29 और बराबर में 360। मैं एकदम बात सही कह रहा हूँ। x + 3, x + 26 और 3 हो गए 29। अब ब्रैकेट वाले गुणा आपको 4.1 के पहले सवाल पता है। ये जो x है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 3 भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो x मल्टीप्लाई होगा x + 29 से और +3 भी गुणा होगा x + 29 से और बराबर हो जाएगा 360। x को x से गुणा करोगे ये x² बनेगा, प्लस x को 29 से गुणा करोगे 29x बनेगा, 3 को x से गुणा करोगे 3x बनेगा और 3 को 29 से गुणा करोगे 87 बनेगा और प्लस का 360 इधर आएगा, माइनस का 360 बराबर 0। क्योंकि हमें बराबर हमेशा क्या रखना? 0 रखना। x² वाला पद है क्या कहीं पर? बिल्कुल नहीं, एज इट इज लिख दो x² को। प्लस x वाला 2 जगह है, देखो ये रहा, ये नहीं है क्या? 29x और 3x कितना हो जाएगा? 32x। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। और 360 में से 87 जाएगा तो माइनस का 273 बचेगा और बराबर में कितना आएगा? आपके 0 आएगा। ये आगे आपके पास द्विघात समीकरण, जितने सवाल ने आपको बोला था उतना हमने काम कर दिया। इसके लिए सवाल ने इतना ही बोला, द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त करो, हमने कर दी। कुछ बातें हैं बेसिक से आपको ध्यान रख, गुणा भाग की है वो ज़्यादा, ये मानने के बाद ये तो गुणा भाग है पूरे। अब श्रीधर आचार्य मुझे लगाना पड़ेगा, तो मुझे श्रीधर आचार्य में 3 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। एक मुझे जरूरत पड़ेगी a की। a क्या होता है? x² गुणा, x² गुणा कितना है? 1 कोमा b बराबर x का गुणा माने तो कितना? 32 और c बराबर माइनस का 273। मुझे नहीं लगता अभी तक कोई दिक्कत आपको रही होगी। सिंपल सा काम हमने ABC पहचान लिया। x² का गुणांक है, b x का गुणांक 32 और c हो गया माइनस का 273। अब आपको श्रीधर आचार्य सूत्र लगाना, ठीक है। और श्रीधर आचार्य सूत्र बार बार नाम नहीं लिखने की वजह मैं सीधा लिख दूं। हाँ जी, क्या ख्याल है? बात एकदम सही बोली मैंने। श्रीधर आचार्य सूत्र, वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा x बराबर, सूत्र के अंदर माइनस है, देखो माइनस, b का मान कितना है? 32, लो साहब 32 प्लस माइनस √ऑफ b² यानी 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर माइनस क्या दिखाई दे रहा है? 4 गुणा a कितना दिखाई दे रहा है? 1 गुणा माइनस का 273 और बटा में 2 गुणा a का मान 1 और ये पूरे के ऊपर √। जो जो मान थे मैंने वहां पुट कर दिए। कैलकुलेशन करें सर, x बराबर माइनस का 32 प्लस माइनस √ऑफ 32 का स्क्वायर कितना होता है? सोचो, अरे 32 का स्क्वायर कितना होता है? गुणा तो आपको करना पड़ेगा ना। 32 2 हो गया 64, हासिल गए 6। 32 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? छिन्न में और 6 हो गए आपके 100। छिन्न में और 6 कितने हो गए? 104 हो गए क्या? नहीं 102 है ना, 1024 आएगा। कितना आएगा? 1024। तो 32 का वर्ग कितना होता है? 1024। ये हो गया आप कहोगे 1024।
देखो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, विशेष तौर पर ध्यान रखना। देखो 4 को 1 से गुणा करोगे 4 को 273 से गुणा करो भाई, 273 को किससे गुणा करना है 4 से, तो 4 × 12 हासिल गए 1, 7 चौक 28, 28 और 1 29 भाई, 4 × 12 हासिल गए 1, 7 चौक 28 और 1 29 हासिल गए 2, 4 दूनी 8 और 10, तो ये उत्तर यहाँ लिखा जाएगा 1092 और बटा में 2 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 2 आएगा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको रही होगी। ठीक है सर, कैलकुलेशन करें। x बराबर माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये जोड़ो, ये जोड़ोगे तो देखो 4 और 2 कितने हो गए 6, 9 और 2 कितने हो गए 11, 0 और 0 हो गए 0, लेकिन एक हासिल वाला है, ये हो गए 2116 और बटा में कितना 2, तो x बराबर माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब 2116 है आपके सामने, कितना दिखाई दे रहा है 2116, 2116 किसका हो जाएगा 6, देखो किसके बीच आता है, या तो आपके 4 के आता है या 6 के बीच आता है। अब 21 है तो 21 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में आता है, तो या तो 44 का होगा या होगा 46 का, तो नीचे वाले ज़्यादा नज़दीक है, तो 2116 जो होता है वो आपका 46 का होता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, वैल्यूज है, अब मैंने निकाला तो आप नहीं सोचें इतना कैसे निकला है, आप ध्यान दें इधर। और बटा में कितना 2, ये सवाल यहाँ के बाद अब 2 मोड़ लेने वाला, बिल्कुल एक बार धनात्मक मोड़ लेगा और एक बार क्या लेगा ऋणात्मक लेगा, तो इसको 2 भागों में यहाँ से बांट देते हैं। इधर लेंगे धनात्मक चिन्ह, अब कौन सा धनात्मक चिन्ह ये आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच वाला, और इधर हम लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। हाँ जी सर, देखो थोड़ा सा, x बराबर माइनस का 32 है, प्लस का चिन्ह ले रहा हूँ बीच में, और यह है ये 46 बटा में कितना 2, तो x बराबर, अब 46 में से 32 जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये बचेगा 14 और 14 के बटा में 2, तो x का मान आ जाएगा साहब 7। ये x कितना मान देने वाला है मुझे 7 देगा इस वैल्यू से। जब मैं उधर जाऊंगा तो उधर मेरे पास बचेगा x बराबर माइनस का 32 माइनस का 46 बटा में कितना 2, x बराबर ये बचेगा माइनस का 78, क्योंकि 2 संख्याएं माइनस में जुड़ेगी लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, और माइनस 78 का आधा होता है 39, कितना आधा होता है 39। क्या माइनस का 39 संभव है क्या? मैं कहूँगा संभव नहीं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मैंने x जो माना वो रोहन की वर्तमान आयु मानी है, और किसी मनुष्य की, किसी मानव की, किसी मानव जाति की उम्र, किसी बंदे की उम्र, किसी लड़के और लड़की की उम्र, किसी बच्चे की उम्र कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो आप लिखेंगे ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ये क्या नहीं है आपका? संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो संभव कौन? x बराबर 7। कितना संभव है x बराबर 7? में थोड़ा सा ध्यान से लिखता हूं आपके सामने, x बराबर कितना? 7। अगर x बराबर 7 है तो आप आराम से लिख सकते हैं रोहन की वर्तमान आयु, अतः क्या लिखेंगे? अतः रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान, और रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी 7 वर्ष। सवाल ने पूछा ही रोहन की वर्तमान आयु है तो मैं उसके माँ की वर्तमान आयु नहीं निकाल रहा हूँ। और अगर आपको माँ की वर्तमान आयु निकालनी है तो x + 26 का मतलब हो जाएगा 26 और 7 हो जाएगा कितना? 33 वर्ष। उसकी मम्मी की उम्र कितनी है? 33 वर्ष है। लेकिन हमें पूछा गया रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु होगी आपके 7 वर्ष। उम्मीद है दूसरे के तीसरे सवाल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये आपको मानना है। 3 वर्ष बाद में बोला तो बोल दिया, 3 वर्ष बाद में x भी बढ़ेगा, x + 26 और 3 बढ़ेगा। कैलकुलेशन किया, रैखिक द्विघात समीकरण आया, ABC की पहचान की, श्रीधराचार्य लगाते गए 2116 आया, क्योंकि यहाँ 32 इस बार ये जुड़ रहे हैं, यहाँ हर बार एक आ रहा था। 2116 46 का होता है, धनात्मक चिन्ह लिया, ऋणात्मक, धनात्मक में 7 आया, ऋणात्मक माइनस का 39 आया। माइनस का 39 संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी उम्र किसी मानव की माइनस में नहीं हो सकती थी, संभव नहीं है। तो रोहन की वर्तमान आयु आ गई 7। क्यों? रोहन को हमने x बोला तो x हमारे पास 7 है, तो रोहन की वर्तमान आयु है 7 वर्ष। अगर मम्मी की आपको लिखनी है तो नीचे लिख देना रोहन की माँ की आयु x + 26 यानी कि 7 + 26 यानी 33 वर्ष आ जाएगी। उम्मीद है दूसरे के तीसरे में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब एक सवाल है, आपको इस सवाल इतना टाइम लगाने का एक ही कारण है, आगे जब सवाल करो तो श्रीधराचार्य में दिक्कत नहीं है। मेन काम ये प्रोसेस, जहाँ ये बॉक्स बन रहा है ना, मैं जहाँ लिख रहा हूँ ये द्विघात समीकरण है,
अभिष्ट द्विघात समीकरण जो आपसे पूछा गया है वहां तक है, उसके बाद ए बी सी की पहचान करो, श्रीधराचार्य के पीछे पढ़ो, हल्की फुल्की कैलकुलेशन करो, थोड़े से वर्गमूल ध्यान रखो, उत्तर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। दो मान आ रहे हैं हर बार, एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है, माइनस वाला संभव नहीं हो रहा। कभी हम आगे 4.2 में पढ़ेंगे, दोनों ही मान धनात्मक आएंगे, दोनों ही संभव होंगे, वो आप धीरे धीरे काम करते जाएंगे तो हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समीकरण बनाना सीख लिया होगा। समीकरण बनाना बोले तो समीकरण बनाना, और श्रीधराचार्य सूत्र का यूज पूछे तो श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करना। सूत्र ये है, आपको ध्यान रखना है, किसी भी हालत में सूत्र आपको याद होना चाहिए, है ना। मम्मी रात को 2 बजे उठा के पूछे बेटा श्रीधराचार्य सूत्र बोल, तो बोलना चाहिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। सूत्र लगाया, ए बी सी के मान है, सारे रखते गए, गुणा करते गए, भाग करते गए, यहाँ गए, यहाँ और यहाँ मान आ गए। इसके बाद सवाल को 2 भागों में बांटना है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। अगली स्लाइड में करते हैं इसका दूसरे का चौथा सवाल, और दूसरे के चौथे सवाल के साथ ये आज की क्लास खत्म हो जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा बना है, लेकिन चीज़ें समझाने में तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा ऐसे ऐसे हो जाए, कुछ नहीं होता ऐसा, है ना। ऐसा जादू होता है, कोई हवा भी निकलती है, दिखाई नहीं देती, है ना। बाकी उम्मीद है दूसरे के तीसरे में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगली स्लाइड में करते हैं दूसरे का चौथा सवाल, जो आपके है लास्ट सवाल। अब देखो करते हैं दूसरे का चौथा सवाल। दूसरे के चौथे सवाल में थोड़ा भारी भरकम सवाल है, बट बढ़िया सवाल है, आप ध्यान रखें। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती। एक कोई रेलगाड़ी है, उसको 480 किलोमीटर चल के जाना है। अब किलोमीटर में है, घंटे ज्यादा ले रही, इसका मतलब जो चाल होगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी। मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, याद रखना, उस सूत्र को काम में लूंगा, इसीलिए लिखवाया। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे क्या लेती है, अधिक लेती है। अगर इसको कम कर दिया जाता है, अब एक बात हो, तो जब टाइम कम किया जाएगा तो आप समझे, देखो मैं आपको ना डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ, समझते जाना आप लोग। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी, यहाँ रेलगाड़ी की चाल को x मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखेंगे माना। रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ऐसे चाल जो होती है मीटर पर सेकेंड में भी होती है, लेकिन वो जब मीटर और सेकेंड दे रखा तब हमें किलोमीटर दिया तो किलोमीटर है, और घंटे में दे रहे तो हमने देखो ये किलोमीटर पर आवर में लिखा है इसने चाल। अब आप समझें, ये डायग्राम अगर आपने नहीं समझा ना तो फिर दिक्कतें हो जाएगी, ध्यान रखना। ये कोई रेलगाड़ी ए है और ये रेलगाड़ी ए है, समझ लेना आप, है ना। ये इस रेलगाड़ी को बी नाम दे दो, चलो एक ही रेलगाड़ी है लेकिन मैं 2 नाम दे रहा हूं, उसको समझ। और दोनों रेलगाड़ी को चलकर यहां जाना है 480 किलोमीटर दूर, और यहां पहुंचना है। इनकी ये जगह होगी, इनकी ये जब जगह हो गई तो कहीं ना कहीं इस जगह जाने के लिए ट्रेन ऐसे ऐसे जाएगी, सीधे इस जगह पे पहुंचेगी, और ये भी इस जगह पे पहुंचने वाली। और जब ट्रेन कहीं से कहीं जाती है, आप ही कहीं ना कहीं जाते हो, तो कहीं ना कहीं समय लगता है या नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। तो इसको अलग समय लगेगा, इसको अलग लगेगा, क्यों? क्योंकि इसकी चाल अलग है, इसकी चाल अलग है। सपोज दैट कोई ट्रेन 100 की स्पीड से चल रही है, बाकी बहुत स्पीड से चलती है। आप कार समझ लें, कोई कार 200 की स्पीड से चल रही है और एक कार चल रही है 190 की स्पीड से, ज्यादा टाइम किसको लगेगा? 190 वाले, क्योंकि जैसे ही आपने स्पीड कम की ना, टाइम बढ़ गया, और स्पीड बढ़ाई तो टाइम क्या हो गया? कम हो गया। ध्यान रखना, ये पैरेलली चलता है। टाइम कम करने का मतलब स्पीड बढ़ाने का मतलब टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम करने का मतलब टाइम, ये तराजू ऐसे ऐसे चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान देना, हम मान लेते हैं, इसकी हमने चाल अभी मान ली है कि ए वाली ट्रेन को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है x किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर चाल आपने 8 कम कर दी, तो अभी x चल रही, कम करने का मतलब हो जाएगा x - 8 किलोमीटर पर आवर। शायद मेरा लाली को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक की चाल x है, एक की चाल x - 8 है, क्योंकि कम करने का मतलब होता है जो चाल चल रही है, अगर 100 की स्पीड से चल रही है तो 92 में हो जाएगी। 92 में कैसा है? 100 - 8, 100 हमने क्या माना है? x - 8 यानी किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। तो जब ये चलेगी तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। हम मान लेते हैं इसको टाइम t1 लगा है और इसको टाइम t2 लगा। अधिक टाइम किसको लगेगा? जिसकी चाल कम होगी, समय ज्यादा लगेगा। अरे बोलो, क्या समय ज्यादा लगेगा? बिल्कुल समय ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा वो बात की बात है। तो आपके पास कुछ इस प्रकार का डायग्राम आया, जाना आपको 480 किलोमीटर दूर ही है यहां से,
भाई कितना किलोमीटर जाना है 480, लेकिन एक की चाल x है, एक की चाल x माइनस 8 है। एक को टाइम t1 लगेगा, एक को टाइम t2 लगेगा, क्योंकि t टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा दोनों को अलग अलग, क्योंकि जैसे ही आपने स्पीड कम कर दी ना तो टाइम ज्यादा बढ़ गया, टाइम लगेगा, क्योंकि वो लेट पहुंच रहे, जाना 480 किलोमीटर दोनों को, लेकिन इसको टाइम t1 लगा, इसको टाइम t2 लगा, समय ज्यादा लगेगा। और समय ज्यादा लगने का मतलब है कितने घंटे, अधिक का कह रहा 3 घंटे, इसका मतलब इसको +3 टाइम ज्यादा लग रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी मैं सारी बातें यहाँ लिखने वाला। मैंने कल आपको जब नोट्स लिखवाए तो मैंने आपको चाल का सूत्र लिखवाया था। चाल बराबर दूरी बटा समय, मुझे समय का निकालना तो समय यहाँ आ जाएगा, चाल यहाँ आ जाएगी। तो साहब जब समय का जब सूत्र निकलेगा तो समय बराबर मुझे कहना पड़ेगा कि दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। जब मैं समय का सूत्र निकालूंगा तो मेरे पास सूत्र आएगा दूरी बटा में चाल। ठीक है सब। अब आप थोड़ा सा समझते जाएं सवाल में होने वाला क्या। समय दिख रहा है, समय पहले वाली ट्रेन को समय कितना लगा, t1, क्या लगा t1 बराबर, दूरी तो मुझे 480 किलोमीटर ही जाना, लेकिन पहले वाले की चाल कितनी थी x। बात समझना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो समय में पहले वाले की बात कर रहा हूं, ट्रेन ए की बात कर रहा हूं, ट्रेन ए को समय क्या लगेगा t1, समय माने तो टाइम t1 लगेगा, जाना तो दूरी कितना 480, लेकिन उसकी चाल कितनी है x किलोमीटर। ठीक है, और ये आ गया आपके पास एक बार समय पहले वाली ट्रेन का t1, इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूं, काम में लूंगा मैं अभी इसको। आप लिखेंगे तथा जब मैं दूसरी वाली ट्रेन पे आ रहा हूं, दूसरी वाली ट्रेन को समय जो लग रहा है वो लग रहा है t2, कितना लग रहा है t2 लग रहा है, और दूरी तो वही जाना है 480 किलोमीटर, लेकिन इस बार इसकी चाल x नहीं है, चाल है x माइनस 8। अरे क्या किसी को दिक्कत है क्या, मैं वापिस समझा रहा हूं, आप समझें भाई। अगर किसी ट्रेन की चाल हमने x किलोमीटर पर आवर मानी है और चाल मैं कह रहा हूं 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रहा हूं, इसका मतलब x माइनस 8 कर रहा हूं, सीधी सिंपल सी बात है, x माइनस 8, तो इसको टाइम t1 लगेगा, इसको टाइम t2 लगेगा, और जब मैंने स्पीड कम की तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम अधिक लगेगा, और चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय पहले वाले को समय लगा t1, दूरी मुझे 480 ही जाना चाहिए, मैं टाइम स्पीड बढ़ाऊं घटाऊं कुछ भी करूं, जाना 480, और पहले वाली ट्रेन को जब टाइम t1 लगा तो उसकी स्पीड कितनी थी x, तो x हो गया, सूत्र के अंदर वैल्यू रखी। दूसरे वाले में जब मुझे समय t2 लगा तो जाना 480 है, लेकिन उसकी चाल है ऊपर x माइनस 8। अब आप प्रश्न अनुसार सोचें, एक बात आपसे बोली गई, प्रश्न अनुसार एक बात बोली गई है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है। जब इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो उसको जो टाइम लग रहा है वो t2 नहीं लग रहा है क्या, अरे बोलो, जब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है तो उसको टाइम t2 नहीं लग रहा है, कम होती है तो वे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो बराबर हो जाएगा t1 प्लस में 3। ये बात समझना बहुत जरूरी है, शेर और शेरनियों ध्यान रखना, t1 प्लस 3 कैसे, इसको टाइम ज्यादा लगेगा, किससे लगेगा, जिससे कंपटीशन हो रहा है, तो दूसरी वाली ट्रेन को पहले वाली ट्रेन से 3 घंटे अधिक लगेंगे, 3 घंटे पहले वो पहुंच जाएगी, इतनी स्पीड में चल रही 480 किलो, लेकिन ये अगर टाइम आपने स्पीड कम कर दी, भाई स्पीड कम हुई है ना, 90 आप सोचोगी 100 चल रही थी, 100 से 92 में चल रही थी, टाइम स्पीड कम हुई, स्पीड कम होती टाइम ज्यादा लगेगा, किससे ज्यादा लगेगा, जिससे कंपटीशन हो रहा है, तो इस ट्रेन से 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो दूसरी वाली ट्रेन को पहले वाली ट्रेन से 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर स्पीड बढ़ा देता ना तो पहले वाली ट्रेन से 3 घंटे कम लगते, कम का मतलब माइनस। अब जो मान है आप रखो, t2 का मान है आपके पास 480 और बटा में है x माइनस 8 बराबर, t1 का मान है आपके पास 480 बटा में x और प्लस का 3। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है, आप आराम से चीज़ों को देखें, हो जाएगी आराम से। आप ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, मैं है ना भाषा के तौर पर लिखवाना चाहता, कितना ही लिखवा देता, भाषा का रोल है ही नहीं, भाषा लिखवाती दे धड़ाम पढ़ोगे आपको समझ भी नहीं आएगा। मैं भाषा पूरा सवाल करके चला जाऊंगा, घर पे आप भी कर लोगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद में ये ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप है ना एक बार समीकरण बनाने के बाद सीधी तरह चलेगा, समीकरण है में देखो कोई ट्रेन है, ए ट्रेन ही है, मैंने 2 मानी, एक ए ट्रेन है एक बी ट्रेन है, दोनों को जाना 480 किलोमीटर, मतलब दूरी में कोई फर्क नहीं है, दोनों की दूरी तो 480 किलोमीटर है,
लेकिन दोनों को समय कम ज़्यादा लगेगा। क्यों? समय कम लगता है या ज़्यादा लगता है जब स्पीड बढ़ा दी जाती है। स्पीड अगर बढ़ा रहा हूँ तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड घटा रहा हूँ तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ये तो ऑब्वियसली बात है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, क्योंकि समय यहाँ चला गया, चाल यहाँ आ गई। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना। पहले वाले की चाल हमने मान ली, जब पता नहीं होता तो हमने x किलोमीटर पर आवर माना, तो दूसरे की हो जाएगी x माइनस 8, क्योंकि 8 कम करने को बोला। कम का मतलब x में से 8 घटा दो, ज़्यादा का मतलब होता है x पर। अगर इसको टाइम t1 लग रहा है तो इसको टाइम t2 लगे, क्योंकि टाइम तो दोनों को अलग अलग लगना, बिल्कुल लगना। इसको समय ज़्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम है, क्योंकि जब स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, तो समय ज़्यादा कितना ज़्यादा लगेगा? 3 घंटे। किससे ज़्यादा लगेगा? जब सामने वाले से कंपटीशन हो रहा है। तो प्रश्न अनुसार T2 बराबर T1 प्लस 3, दूसरी वाली ट्रेन को पहली वाली ट्रेन से 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी इन बातों में ज़्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सीधा एलसीएम ले लें, वरना एक तरफ कुछ वैल्यूज ला रहा हूँ मैं। देखो 480 बटा x माइनस 8, ये प्लस का इधर ले आओ, माइनस का 480 बटा x बराबर में कितना? 3। अब आप चाहो तो एलसीएम ले लो, वरना आप एक कॉमन लो। ऊपर 480 कॉमन दिखाई दे रहा है, जितनी वैल्यू छोटी करोगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो 480 कॉमन ले लिया तो ऊपर तो 1 बचेगा, और नीचे बचेगा x माइनस 8। 480 कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा 1 बटा में बचेगा x, और बराबर में बचेगा 3। मैं शायद इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x बराबर 3 बटा 480। गुणा वाला कहाँ जाएगा साहब? भाग में जाएगा। इधर एलसीएम ले लूँ क्या? बिल्कुल, इनका एलसीएम आएगा x माइनस 8 और x, x माइनस 8 और x। x माइनस 8 का x माइनस 8 में भाग, एक बार 1 को x से बचा, x को 1 से गुणा करो x। वैसे भी आपको पता है एलसीएम लेने के बाद ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है, तो x इससे गुणा करवा दो माइनस, और x को गुणा करवा दो x माइनस 8 से, और बराबर में मैं 1 बटा 160 लिख सकता हूँ। क्यों? 3 एकम 3 होता है, और ये 160 बार इसको काट देगा। ऊपर जब गुणा करोगे तो x माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का x माइनस माइनस हो गया प्लस का 8 बटा में x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर, माइनस 8 को x से गुणा करोगे 8x बराबर हो गया 1 बटा 160। माइनस का x प्लस का x कैंसिल, ऊपर बचा 8 बटा x स्क्वायर माइनस का 8x बटा 1 बटा 160, वज्र गुणा ये इससे रही इससे, तो इससे 1 से गुणा करवाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 8 को गुणा करवाना पड़ेगा 160 से। तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर, ये हो जाएगा 1280। कितना होगा? 1280। और ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1280 इधर आएगा, माइनस का 1280 बराबर 0। ये आपका आ गया द्विघात समीकरण। आपको सर इससे इतना बड़ा कैसे आया? क्या ये भी 4 नंबर में आएगा? बिल्कुल। अभी सवाल आधा ही हुआ है। अभी सवाल क्या हुआ? आधा ही हुआ है, पूरा सवाल नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। सवाल आधे का मतलब अभी द्विघात समीकरण बना, एबीसी के मान आएंगे, श्रीधराचार्य लगाएंगे, कैलकुलेशन करें। अब इजी का मैं थोड़ा वापस रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाकी चीजें मिटाने वाला, मुझे समीकरण से मतलब है। कोई ट्रेन है, ट्रेन किसी स्पीड से भाग रही है, स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम कम लगता है, टाइम स्पीड घटाते हो तो टाइम ज्यादा लगता है। तो सीधी सिंपल सी बात है। हमने बोला पहले टाइम लग रहा था, जो स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर है, दूसरी बार हो गया x माइनस 8, क्योंकि कम करने को बोला। तो इसको टाइम t1 लगेगा, इसको टाइम t2 लगेगा, इसको समय ज़्यादा लगेगा। जब मैंने ऐसे किया तो इस सूत्र की वजह से समय मैंने पहले वाले को t1 लगाया, दूरी 480 है, पहले वाले की चाल x है। दूसरे वाले जब समय मेरे को t2 लगा तो दूरी 480 और बटा में x माइनस 8, क्योंकि इस बार चाल x माइनस 8। प्रश्न अनुसार ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरी वाली ट्रेन को पहले वाली ट्रेन से 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो कैलकुलेशन की, ये इधर लाया, यहाँ आप एलसीएम ना लें, प्लस का 480 बटा एक्स, इधर आया माइनस का 480 बटा एक्स, दोनों में 480 ऊपर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया। तो यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, ये गुणा वाला भाग में चला गया, 3 एकम 3, 3 का भाग 48 में 16 बार जाएगा 160। तो 1 बटा 160, इनका एलसीएम आया x माइनस 8 और x, तो ये इससे गुणा हुआ था x, ये इससे गुणा था x, ये माइनस अंदर गया, माइनस माइनस कट गया और 8 गुणा किया, ये आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, जो आपका एक अभिष्ट द्विघात समीकरण आया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो इस सवाल का आगे आपको काम करना है होमवर्क। आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, आपने पूरा सवाल ही नहीं करवाया। तो अब a का मान है 1, b का मान है -8 और c का मान है -का 1280। गुणा भाग करते जाना, उत्तर आते जाएंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किताब वाले ने इसको यू बोला है चाल को, यू स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280, किताब वाले ने इतना ही लिखा, आगे सोल्व आपको करना है। अरे करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल सोल्व करना है। अगर सोल्व नहीं किया तो आप गलत बात है, ये तो आप अच्छी बात तो है नहीं, गलत बात है, क्योंकि आपको सोल्व तो करना पड़ेगा वरना उत्तर नहीं आएंगे ना आपके। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, या मैं करवाऊं आपको? अरे करवा दूं क्या? आप कर लेना, चलो आप हाँ नहीं भर रहे हो तो मैं क्यों करवाऊं आपको, कर लोगे ना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, मेन काम यही था। इसके बाद सिद्धाचार्य लगाना, दो मान आएंगे, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। माइनस वाला संभव नहीं है, एक्स के दो मान आएंगे, शायद एक आएगा 40 और एक आएगा माइनस का 32, एक आएगा 40 और एक आएगा 32। तो आप देख लेना कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा। तो 40 वाला संभव है तो रेलगाड़ी चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। कर लेना आप, है ना, हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सॉल्यूशंस कर लें। मैंने लैंग्वेज लिखवाने वाला काम कर दिया, समीकरण बनाना महत्वपूर्ण होता है, बाकी श्रीधराचार्य अब आपको आ जाना चाहिए। उम्मीद है दूसरे के चारों के चारों सवाल आपके बेहतरीन तरीके, मैंने तीनों पूरे करवाए, ये मत सोचना ये करवाया नहीं, करना मैं तो करवा दूँ, 1 मिनट लगेंगे, लेकिन आप खुद करो कि आपसे होता है या नहीं होता। मेन काम है समीकरण बनाना, समीकरण मैंने आपको बना दिया। दो मान आएंगे, एक्स का मान 40 आएगा इसके अंदर और एक आएगा माइनस का 32। माइनस का 32 पॉसिबल नहीं होगा, आप वो देख लेना 40 और 32 कौन प्लस आता है कौन, माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, बाकी पॉसिबल है। तो रेलगाड़ी चाल जो भी आएगी आप लिख देना, ठीक है। उम्मीद है दूसरा आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास में करेंगे प्रश्नावली 4.2, 2 पार्ट्स में करेंगे वो भी, है ना, पहला और दूसरा कर लेंगे, फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा कर लेंगे। वहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट ज़्यादा बनते हैं, राजस्थान बोर्ड में पिछले साल 2 सवाल आए वहाँ से, ठीक है। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन कीजिए और सारे के सारे कंसेप्ट कीजिए और इसका उत्तर निकालना, ठीक है। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।